दैनिक वेबिनार में स्वागत करती है। जैसा कि हर वेबिनार में मैं अपना एक डिक्लेरेशन शेयर करता हूँ। मेरा नाम आरसी धीमान है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ और मैं ये घोषणा करता हूँ कि मैं भारत के संविधान में विश्वास रखता हूँ। समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय और मानवाधिकार, व्यक्ति की गरिमा इत्यादि का समर्थन करता हूँ और धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर होने वाले भेदभाव का समर्थन नहीं करता हूँ। मेरा उद्देश्य भारत के नागरिकों को विधिक ज्ञान प्रदान करना है। मैं किसी भी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन या विरोध नहीं करता हूँ, बल्कि भारत के नागरिकों को भारतीय संविधान और भारतीय विधियों की जानकारी होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए मैं भारत के नागरिकों को राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से निःशुल्क जानकारी प्रदान करता हूँ। आज की इस वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे माननीय अध्यक्ष महोदय और माननीय राजा राम जी, और संचालन कर रहे हैं माननीय संचालक महोदय, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी, पूर्व एमएलसी और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, और भारत देश के समस्त राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारीगण, उपासक, उपासिकाओं और भारत देश के नागरिकों, जैसा कि भारत के संविधान के संबंध में राज्यों की न्यायपालिका के संबंध में चर्चा चल रही थी, और न्यायपालिका यानी कि जो हाई कोर्ट है वह अपने विरुद्ध किए गए अवमान के विरुद्ध दंड देने की शक्ति रखती है। इस संबंध में हम लोग ने चर्चा करी थी। आज मैं किसी व्यक्तिगत काम से अ, निकला हुआ हूँ और कुछ अति आवश्यक कार्य जो है से निकला हूँ, तो जो है मैं लैपटॉप से तो मीटिंग नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन एक जो है, आज मैं सोचता हूँ कि एक ज्वलंत विषय है भारत देश के अंदर, उस के संबंध में मैं आपको अवगत कराते हुए और आप लोगों के विचार भी उस पे लेना चाहूंगा, और हम लोग एक ज्वलंत इशू पे चर्चा करते हैं आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से। तो जो आज का जो ज्वलंत विषय है भारत देश के अंदर, वह है कि भारत में जाति आधार पे सामूहिक हिंसा। हम धार्मिक हिंसा की बात अभी नहीं कर रहे हैं, हम जो है एक ही बिंदु पे जो है बात कर रहे हैं कि भारत में जाति आधार पे हिंसा और उसका कारण, उसका निवारण और उसके दुष्परिणाम।
ये एक विषय जो है मैं भारत देश के नागरिकों के बीच में रख रहा हूँ, जिसका संबंध भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 से है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 से है, और उसके अलावा जो है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण कारण है कि भारत देश के अंदर भारत के संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के तहत भारत में एक संशोधन किया गया था अनुच्छेद 15 में। और अनुच्छेद 15 में संशोधन करके ये वाक्य जो है इंसर्ट किया गया था कि भारत के अंदर सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों को आरक्षण यानी कि प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा, राज्य की नजर में जहां पर उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। तो ये प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के अंतर्गत सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से भारत के नागरिकों को राज्य जहां उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त है वहां पर उनके प्रतिनिधित्व के लिए रिजर्वेशन का प्रोविजन करेगा। ये उसको शक्ति दी गई थी। और यह शक्ति जब दी गई तो अनुच्छेद 15 में जो है, जो फंडामेंटल राइट्स है, अ, जो कि सीधा सीधा कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति और लिंग, जन्म स्थान के आधार पर राज्य विभेद नहीं करेगा। यानी राज्य की नजर में जो है सभी व्यक्ति समान है, और उनके साथ धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे, मूल वंश के आधार पे, आदि आधार पे भेदभाव नहीं कर सकता है राज्य। तो जब वह जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है, तो फिर कानून की नजर में सभी व्यक्ति बराबर है, चाहे सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हो और चाहे वो शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हो। लेकिन जब आर्टिकल 14 और 15 के प्रकाश में हम देखते हैं तो हमें सभी के साथ समान व्यवहार करना है, और राज्य जो है सभी के प्रति समान आचरण करता है, ऐसा करना है। तो ऐसी स्थिति में रिजर्वेशन जो है ये बड़ा मुश्किल कार्य है। इसीलिए जो है प्रथम संशोधन किया गया और कहा गया कि जो है सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए राज्य जो है स्पेशल प्रोविजंस कर सकेगा। तो इस संविधान में किसी भी बात के होते हुए भी राज्य जो है सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से जो लोग हैं उनके लिए रिजर्वेशन करेगा। इस तरीके से भारत के संविधान के द्वारा जो है भारत के नागरिकों को विशेष तौर से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण मिला, क्योंकि वे लोग जो है वर्षों वर्षों से जो है अ, पिछड़े हुए थे। और पिछड़े होने का कारण ये था कि उनके ऊपर जाति के आधार पर भेदभाव होता था, उनको समानता नहीं प्राप्त थी, उन्हें राइट टू मूवमेंट नहीं था, उन्हें राइट टू प्रॉपर्टी नहीं था, यहाँ तक कि राइट टू एजुकेशन नहीं था, राइट टू बिजनेस नहीं था। जिस व्यक्ति को पढ़ने का अधिकार नहीं हो, जिस व्यक्ति को बिजनेस करने का अधिकार नहीं हो, जिस व्यक्ति को प्रॉपर्टी रखने का अधिकार नहीं हो, जिस व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने का अधिकार नहीं हो, निश्चित रूप से उस व्यक्ति का सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ जाना निश्चित है। इसलिए जो है अनुसूचित जाति और जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोग जो है अ, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ गए। यह स्थिति है। और जब हम
देखते हैं कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बना और 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया पूरी तरह से। उसके बाद से अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को जो है सभी सरकारी नौकरियों में, सभी विभागों में उनका प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व फिक्स कर दिया गया। हम्म। जब प्रतिनिधित्व फिक्स कर दिया गया तो उनकी सीट पे कोई दूसरा व्यक्ति आ नहीं सकता, और उस तरीके से वो अपना क्वालिफाई करके उनके लिए एक रिजर्व सीट हो गई, तो जिस रिजर्व सीट पे सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति के लोग ही आ सकते हैं। रिजर्वेशन आया, रिजर्वेशन का लाभ मिला लोगों को, और जो है लोग आईएएस बने, पीसीएस बने, क्लर्क बने, ऑफिसर बने। लोगों लोग जो है, जो जिन्हें राइट टू मूवमेंट नहीं था, पैदल चलना था, वो बीएमडब्ल्यू से चले, एरोप्लेन से चले, और जो है उन्होंने धन धन संपदा को भी इकट्ठा किया, गेस्ट हाउस बनाया, कोल्ड स्टोरेज बनाया, बैंकों में बैलेंस किया। अच्छा जीवन स्तर उनका सुधरा। वो सब सिर्फ इसलिए सुधरा, बस भीम अम्बेडकर जो है इन लोगों के लिए, जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे, उनके लिए जो है आर्थिक रूप से उन्हें सबल बनाने के लिए योजना बनाई। उस योजना का नाम था आरक्षण। आज जो है आरक्षण और जो है सामूहिक हिंसा का क्या संबंध है? जब सामूहिक हिंसा और आरक्षण की हम बात करते हैं तो आप सोचते होंगे कि आरक्षण से सामूहिक हिंसा का क्या रिलेशन है। तो मैं इसी बिंदु पर जो है चर्चा करना चाहता हूँ। वो ये है कि जो है भारत देश के अंदर, जहाँ जो है भारत के समग्र विकास के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए समर्पित नागरिक हैं, तो वहीं पर जो है भारत के अंदर ऐसे भी नागरिक रहे जिन्हें जो है संविधान पसंद नहीं था, जो संविधान के घोर विरोधी थे। संविधान के घोर विरोधियों ने संविधान को जलाना चालू कर दिया। संविधान पसंद न होने के कारण संविधान के प्रोविजंस को मजबूरी में जो है एक्सेप्ट तो किया, लेकिन आत्मार्पित नहीं किया, अंतःकरण से उसे आत्मार्पित नहीं किया। और जो संविधान के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ, पिछड़े वर्ग को प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ, और महिलाओं को जो प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ, वह प्रतिनिधित्व कैसे जो है उन्हें ना प्राप्त हो पाए, इसके लिए वह कोशिश लगातार करते रहे, जिसकी वजह से बहुत सारी वैकेंसी जो है खाली रही। नॉट सुटेबल कैंडिडेट फाउंड लिख करके उस सीट को खाली रखा गया। वो कोटा जो है उतनी उतनी वैकेंसी नहीं भरी गई, और बाकी वैकेंसी भर करके काम चलाया गया। लेकिन उसके बावजूद भी जो है संघर्ष के कारण जो है, जागरूकता के कारण जो है, बहुत सारी जगहों पर वैकेंसी जो भरी गई, और उसका लाभ जो है हमारे लोगों को मिला, और उनकी सामाजिक और शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। ये हुआ, ऐसा हुआ। परंतु जो है अब हम जो सामूहिक हिंसा और आरक्षण के संबंध में बात कर रहे हैं, तो उस पर बहुत ही शार्प माइंड से स्टडी करने की आवश्यकता है। बहुत ही कुशाग्र बुद्धि से भारत के भविष्य का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। तो इस तरफ मेरा जब ध्यान गया तो मुझे ऐसा, मेरी जो सिक्स सेंस है वो कहती है कि पहले हम लोग मणिपुर की हिंसा पर बात करते हैं। जातीय आधार पे बहुत सारी हिंसा होती है, जिससे घोड़ी पे नहीं बैठने देना, कुएं से पानी नहीं लेने देना, और जो है क्या बोलते, इक्वलिटी नहीं लेने देना। इस प्रकार से नाना प्रकार से बहाने बना करके जो है हिंसा होती है। परंतु हम जो है इस उन हिंसा की बात नहीं कर रहे हैं, हम रिजर्वेशन और सामूहिक हिंसा की बात करने जा रहे हैं। तो रिजर्वेशन से कैसे सामूहिक हिंसा उत्पन्न होती है? तो एक सिंपल सा एग्जांपल है।
जो है साइटेशन, अपने पॉइंट पे आने से पहले एक साइटेशन देना चाहूंगा कि भारतवर्ष के अंदर राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड होना था। आर्गुमेंट पूरा हो चुका था, बहस कंप्लीट हो गई थी, एविडेंस हो चुका था, डिसीजन डिक्लेयर किया जाना था कि वो बाबरी मस्जिद है या राम जन्मभूमि है। तो जब यह डिसीजन डिक्लेयर किया जाना था तो उससे पूर्व भारत के अंदर राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद के कारण बहुत सारी धार्मिक हिंसाएं हो चुकी थी। और एक बहुत बड़ी जो है भारतवर्ष के अंदर जो है धार्मिक हिंसा की संभावना थी। इसको देखते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के आने से पहले पूरे भारत के अंदर जो है इस प्रकार की कोई हिंसा ना हो, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए जो है सभी राज्यों को निर्देश दे दिया गया था। और उन्होंने अपने अपने स्तर से जहां आवश्यक समझा था धारा 144 लगा दी थी, पुलिस लगा दी थी, गश्त लगा दिया था। और जो है आर्मी भी जहां जहां उन्हें आवश्यकता हुई, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ, जो भी उनके पास पीएसी फोर्स था, उसको लगा करके भारत के अंदर लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था खराब ना हो, इसलिए जो है सरकार ने सजगता से काम लिया। और उसके बाद जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया तो उस डिसीजन को जो है भारत की जनता ने एक्सेप्ट किया और किसी भी प्रकार को वायलेंस नहीं है। तो है हमारे देश जो केंद्र की सरकार की वजह से हुआ। और जो है जब छुटपुट जो है कहीं घटना हुई तो उसको भी एज सुन एज मच जो है उसे कंट्रोल कर लिया गया और विधि का शासन, कानून का राज बना रहा। यह सब कुछ हुआ और आपने देखा। तो ये धार्मिक मामला था और सरकार की सजगता थी। सरकार के पास एलआईयू होती है, इंटेलिजेंस होती है, जो भारत के सभी जगह पर जो है जो संभावित घटनाएं होती हैं उसकी सूचना देती रहती है। और उसी हिसाब से सरकार जो है प्रिपरेशन करती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, किसी प्रकार का कोई वायलेंस ना हो। इसके लिए सरकार के पास जो फोर्स है और जो प्रशासनिक अमला है उसका इस्तेमाल करती है और करा भी। अब हम दूसरे बिंदु की तरफ आते हैं, आरक्षण और हिंसा। तो अब दूसरा बिंदु है कि जब मणिपुर के अंदर जो है मैतेई समुदाय के द्वारा आरक्षण की मांग की गई और हाई कोर्ट को डिसीजन देना था, कुकी और मैतेई समुदाय के बीच में जब आरक्षण को लेकर के मतभेद था और आरक्षण को लेकर के मतभेद इतना बड़ा, एक व्यक्ति, एक वर्ग को जो है, जो आदिवासी वर्ग है, जो कि जा करके क्रिश्चियन कम्युनिटी में कन्वर्ट हुआ, उन्होंने चर्च में भी रहना चालू किया। और भारत के संविधान के अंदर आदिवासियों को स्पेशल अधिकार दिए गए। उनके क्षेत्र में आम आदमी नहीं जा सकता, अपना निवास नहीं बना सकता, उनकी जमीनें नहीं खरीद सकता। इस तरह से बहुत सारे स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं और उनकी अनुमति भी वहां पे लगती है। तो ये बहुत सारे प्रोविजंस हैं आदिवासियों के लिए। और दूसरा, इन दोनों के समुदाय के बीच में जो आरक्षण को इशू बनाया गया, और जो कोर्ट में जो है एक रिट फाइल हुई, रिट फाइल होने के बाद जो है कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि मैतेई समुदाय के लोगों को भी जो है इसका लाभ दिया जाए। तो इस डिसीजन के आने से पूर्व मणिपुर सरकार के द्वारा इस डिसीजन के आने से लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी हो जाएगी। यह बात क्या एलआईओ ने, इंटेलिजेंस ने मणिपुर सरकार को क्या नहीं बताई? सवाल एक ये महत्वपूर्ण उत्पन्न होता है। जिस तरीके से बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि विवाद के निर्णय के आने से पूर्व जगह जगह पे धारा 144 लगा करके
लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए केंद्र की सरकार ने और राज्यों की सरकार ने प्रयास किया, उस तरीके से क्या केंद्र की सरकार और वहाँ मणिपुर की राज्य की सरकार इस संभावित हिंसा का आकलन नहीं कर सकी? किन कारणों और परिस्थितियों में केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार को जो इंटेलिजेंस ने, या ये इंटेलिजेंस फेलेवर है, या इंटेलिजेंस की सूचना पर जो है एक्शन नहीं हो पाया? ये एक सवाल पैदा होता है। दूसरा, ये जो आरक्षण है उसमें मैतेई समुदाय के लोगों को जब इंसर्ट किया गया तो फिर हिंसा हुई। तो क्या आरक्षण के कारण हिंसा हुई? क्या आरक्षण के कारण हिंसा हुई, या सरकार जो है संभावित हिंसा का आकलन नहीं कर सकी और जो है उसका इंटेलिजेंस उस पर काम नहीं कर सका, जिसकी वजह से जो है हिंसा हुई? तीसरा पॉइंट ये है कि क्या मैतेई और कुकी समुदाय के लोगों को आरक्षण के आधार पर आपस में लड़ाने का कार्यक्रम तो किसी संविधान विरोधी या राष्ट्र विरोधी संगठन ने तो नहीं रचा? हाँ, सवाल ये पैदा होता है। तो अगर जो है हम महाभारत की जब जब देखते हैं, भारत के अंदर जो महाभारत हुआ, जो धार्मिक ग्रंथ है, उसके अंदर जब जाकर के देखते हैं तो हम पाते हैं कि कौरव और पांडवों के बीच में जो युद्ध हुआ उसमें जो है भगवान श्री कृष्ण ने सेना जो है कौरवों को दे दी कि तुम लड़ो, सेना हमारी तुम्हारे साथ, और पांडवों को बोला कि जो है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यानी दोनों तरफ से हिंसा के लिए जो है साधन उपलब्ध कराए गए, एक तरफ फोर्स दूसरी तरफ मैं स्वयं। क्या महाभारत का ये साइटेशन मणिपुर में रिपीट हुआ? क्या आरक्षण को आधार बना करके वहां पर बड़े पैमाने पर जाति हिंसा की साजिश रची गई? ये कुछ सवाल है। लंबे समय तक जो है भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो है उस राज्य को इंटरनेट से दूर रखा, जिसकी वजह से वहां पर कंटिन्यूसली जो हिंसा जारी होती, उसकी सूचना भारत के नागरिकों को नहीं प्राप्त हो सकी, और वह स्वयं भी उस तरफ ध्यान नहीं दे सके व्यस्तता के कारण। या किन कारणों और परिस्थितियों में माननीय प्रधानमंत्री जो है उस दिशा में सोच नहीं सके, और जो है उस हिंसा को रोकने के लिए जो भारत के अंदर इतना बल है, फोर्स है, जो सशस्त्र बल है, उसको डिप्यूट नहीं कर सके? क्या इंटेलिजेंस ने 77 डेज के अंदर जो है सूचना दी वहाँ क्या हो रहा है? नेट तो फेल है, ठीक है, इंटरनेट नहीं है, लेकिन क्या इंटेलिजेंस ने सूचना नहीं दी उनको? क्या गृह मंत्रालय के पास सूचना नहीं थी? आखिर 77 डेज तक जो है वहाँ पर वायलेंस होता रहा, और ऐसी ऐसी विभत्स तस्वीरें जो है और वीडियो जो है भारत देश के नागरिकों को देखने को मिली। शायद ऐसी जो है विभत्स तस्वीरें तो चंगेज खान के आक्रमण के समय भी जो है देखने को नहीं मिली होंगी। ऐसे ऐसे हिंसक जो है शासक हुए, उनके दौरान भी इस तरह की घटनाएं नहीं हुई। बड़े पैमाने पर वहां पर लोगों की लाश को जो है सड़कों पे टीवी के और सोशल मीडिया के माध्यम से देखा गया। इन मौतों के लिए जिम्मेदार कौन? आरक्षण के कारण जो है क्या ये मौतें हुई? जब आज प्राइवेटाइजेशन का दौर है तो आरक्षण के लिए हिंसा क्यों? दूसरा बिंदु है, जो भी मणिपुर में हुआ वह जो है हुआ। अब
क्या भारत देश के अंदर एक रिट फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक रिट ये फाइल हुई है कि जो है, जो अनुसूचित जाति के लिए जो रिजर्वेशन है, उसमें मुस्लिम समाज के और ईसाई जाति के लोगों, ईसाई समाज के जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, उनको भी रिजर्वेशन दिया जाए। जिस तरह से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच में आरक्षण का विवाद उत्पन्न हुआ, और मैतेई समुदाय के संदर्भ में जो है न्यायालय ने फेवर में निर्णय दिया, आज उसी पैटर्न पर जो है एक रेट सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी दिखती है। और एक संभावना ये है, उस पर हियरिंग हो रही है। और अगर जो है उस पर ये निर्णय आता है कि मुस्लिम समुदाय को जो है ईसाई समुदाय के जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग हैं, उनको रिजर्वेशन दिया जाए, ऐसा निर्णय आता है। और जो संविधान विरोधी लोग हैं, उस निर्णय को आधार बना करके राष्ट्र विरोधी लोग हैं, वो हिंसा फैलाते हैं कि भाई मुस्लिम लोग तो जो है अनुसूचित जाति का आरक्षण में घुस रहे, अनुसूचित जाति के लोगों को तो विरोध करना चाहिए। तो बहकावे में बहुत सारे लोग आ सकते हैं और इस विरोध में शामिल हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे अनुसूचित जाति मोर्चा जो है बहुत सारे लोगों ने बना रखे हैं, उनके द्वारा जो है ये कार्य किया जा सकता है। इसकी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। दूसरा बिंदु ये है कि ऐसे भी बहुत सारे मुस्लिम समाज के नाम के संगठन जो है बना रखे हैं जिन लोगों ने, तो उनके द्वारा भी जो है इस आरक्षण का समर्थन और विरोध का कार्यक्रम चालू किया जा सकता है। और जो है फिर क्या पूरे भारत देश के अंदर एक बड़े पैमाने पे हिंसा हो सकती है? ये आरक्षण को आधार बना करके जो है क्या कोई बड़े पैमाने पे हिंसा की साजिश तो नहीं हो सकती है? तो इस विषय में भी भारत सरकार के लोगों को और राज्यों की सरकारों को सचेत होने की जरूरत है। और इस तरह के अगर कोई निर्णय आते भी हैं, तो जो जिस तरीके से राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के मामले में जो है सतर्कता सजगता के साथ जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखा गया, उसी तरीके से इस संभावित आशंका और खतरे से निपटने के लिए जो है भारत देश को और भारत के नागरिकों को जागरूक रहने की जरूरत है और अलर्ट होने की जरूरत है। एक बिंदु और हम जो है रखना चाहते हैं अपने साथियों के बीच में, कि जो है मणिपुर के अंदर पुलिस के शस्त्राग्रह से जो इतने सारे हथियार लूट लिए गए, कार्बाइन गनों से हमले हुए हैं, तो जो मशीन गने हैं और बड़े बड़े जो है जो हथियार हैं, वो लुट गए। एक जो है ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास गने हैं, एक ऐसी जगह से हथियार लुट गए, तो क्या आने वाले कल में ये फिर से तो नहीं लुट जाएंगे हथियार? और उन हथियारों का इस्तेमाल जो है अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के ऊपर, या जो है अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के ऊपर राष्ट्र विरोधी लोग करने की साजिश तो नहीं रच रहे? ये एक जो है विषय है, आशंका है। तो जो है इस विषय में भी जो है आप लोगों को सोचने के लिए, समझने के लिए और बोलने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए जो है ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि राष्ट्र की एकता और अखंडता को हमें बनाए रखना, और भारत के संविधान के दायरे में रह करके, और जो है अगर कोई राष्ट्र विरोधी शक्ति इस तरह की साजिश करती है तो उस साजिश को विफल भी करना है। क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जो है इतने बड़े पैमाने पे मात्र आरक्षण के लिए
मशीन गन से लोग एक दूसरे को मारने लगेंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। ऐसा लगता है कि ये हिंसा प्रयोजित हिंसा है। इट इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ये संगठित अपराध है। और कुकी और मैतेई समुदाय के बीच में थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है, और जिसके द्वारा जो है ये दोनों ही समुदाय को आपस में लड़ने का कार्यक्रम किया गया है, ऐसा मेरे को आशंका है जो खबरें आ रही हैं। तो आज की तारीख में, आज के इस विषय पर जो भी वक्तागण बोलना चाहते हैं वह जो है अपना वक्तव्य दें। विषय बड़े विस्तार से रखा है मैंने, है, और जो है इसको स्पष्ट भी कर दिया है। जो आरक्षण है, क्या आरक्षण भारत के अंदर आने वाले कल में हिंसा को बढ़ाने का एक माध्यम बनेगा? यह सवाल पैदा होता है। अब सवाल ये है कि जब कुकी और जो है मैतेई समुदाय के लोगों के बीच में आरक्षण के निर्णय को लेकर के हिंसा फैल जाती है, बड़े पैमाने पे लोग मारे जाते हैं, आपस में लड़ते हैं, तो क्या वास्तव में आरक्षण को लेके हिंसा? क्या है, इन्वेस्टिगेशन का विषय है। और अगर आरक्षण को लेकर के हिंसा हुई तो स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार को इस सामूहिक हिंसा की संभावनाओं को आकलन करने में विफलता क्यों हुई, जब इतनी बड़ी एजेंसियां उनके साथ हैं, और उसको कंट्रोल करने में इतना टाइम क्यों लगा? सवाल ये पैदा होता है कि जब फोर्स है हमारे पास, इतने साधन है, सब कुछ है, तो हम क्यों नहीं कंट्रोल कर पाए? किन कारणों परिस्थितियों में जो है मणिपुर 77 डेज तक चलता रहा, एड बंद रहा? और जो है क्या ऐसी घटनाओं की भारत के अंदर किसी अन्य राज्य में पुनरावृत्ति होने की संभावना है? अगर अगर ऐसी संभावना है तो भारत की सरकार को और राज्य राज्य की सरकार को ऐसी संभावनाओं को तुरंत आकलन करके उसको निवारित करने के लिए विधियों का सृजन करना चाहिए। सामूहिक हिंसा के मामले में और जो है जातीय हिंसा के मामले में विशेष कानून बनाने की जरूरत है। और ऐसी स्थितियों में कैसे उसको निपटा जाए, इसके लिए कानून बनाने की जरूरत है पार्लियामेंट में, और उसके साथ नियमावली को बनाने की जरूरत है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। और उस बनाए गए अधिनियम के अनुसार जो है कितनी फोर्स किस घनत्व के अनुसार डिप्यूट की जाएगी, ऐसी स्थितियों में कितनी फोर्स होनी चाहिए, और कितने कितने व्यक्तियों पे कितनी फोर्स होनी चाहिए, और कैसे जो है उसको नियंत्रित करा जाएगा। जो जो हमारे पास जो है अन्य साधन है, क्या उनके माध्यम से उस पर नजर रखी जा सकती है? जो हमारा सैटेलाइट सिस्टम है उसके माध्यम से उन पर नजर रखी जा सकती है। जो सीसीटीवी कैमरे का नेटवर्क है उसके माध्यम से भी उन पर नजर रखी जा सकती है। ऐसे संदिग्धों को जो है प्रिवेंटिव लॉ के अंतर्गत क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? जब जो है जो प्रिवेंटिव लॉ है उसके अंतर्गत ऐसे संदिग्ध लोगों की कितने लोगों की अरेस्टिंग हुई, और बाद में क्या कार्रवाई हुई, ये एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है। तो बड़े पैमाने पर जो है मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ, बड़े पैमाने पे लोगों की संपत्ति लूटी, बड़े पैमाने पे चर्च जले, चाहे वो कुकी समुदाय के हों, चाहे जो है वो मैतेई समुदाय के हों। वो सब भारत के नागरिक हैं, सभी मानव हैं, सभी को मानवाधिकार है, और वो सब भ्रमित है। पथ भ्रष्ट होने के कारण जो है यह हिंसा को बढ़ावा मिला। तो इस संबंध में जो है मैंने अपनी बात रखी है, और इस आशंका को दृष्टिगत रखते हुए भी भारत के नागरिकों को विचार करना चाहिए, और संगठनों को भी विचार करना चाहिए। तो आप लोग जो है इस संबंध में अपने विचार व्यक्त करिए, और फिर जो है आगे इसको संविधान के दायरे में ला करके इसको कंक्लूड करते हैं। तो आप लोग जो है जो
वक्तागण हैं इस विषय पर बोलना चाहते हैं, वह बोले, लेकिन संविधान के दायरे में बोले, विधिता बोले, और जो है माननीय न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और जो है हाई कोर्ट, ये निर्णय की हम समीक्षा कर सकते हैं, गुड फेथ के साथ कर सकते हैं, दिए गए निर्णय की जो है तर्क के साथ आलोचना कर सकते हैं। ये शक्ति जो है हमें प्राप्त है। परंतु जो है हम दुर्भावना पूर्वक जो है जो है आलोचना करने के लिए आलोचना करें, दुर्भावना पूर्वक जो है किसी दिए गए निर्णय की आलोचना करें, वो ठीक नहीं है। वो फिर जो है कंटेम्प्ट के मामले में आ सकता है। और क्या एक न्यायाधीश भी अपने न्यायालय की का जो है अवमानना कर सकता है? तो एक न्यायालय भी अपने न्यायालय का एक न्यायाधीश भी अपने न्यायालय की अवमानना कर सकता है। इस पर भी कई केसेस हैं। तो वो मैं देखता हूँ, आके कंक्लूड करता हूँ। आप लोगों में जो भी वक्ता है, तो इस संदर्भ में जो है तर्क संगत तरीके से अपने विचार रखें। हेलो हाँ, बहुत बहुत शालीवाद आदरणीय प्रोफेसर साहब, जो है आपने जो है मणिपुर के संबंध में अपनी बात रखी, नर्तई और कुकी समाज के बीच में जो हिंसा हुई है उस पे, और आरक्षण के संबंध में जो है आपने